वन से स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, विद आंसर बताऊँगा, एक एक क्वेश्चन को समझाऊँगा। तो किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, आप जो है इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है ये है इंट्रोडक्शन। वीएसटी अर्थशास्त्र की बुक है। ठीक है, चाहे आपका एनसीईआरटी पैटर्न है या कोई भी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, इसका नाम है विषय प्रवेश। ठीक है, इसमें मैं आपको टोटल 15 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, वो 1 नंबर वाला भी होगा, 2 भी होगा, 3, 4, 5 शॉर्ट से लेके लॉन्ग तक सारे ही होंगे। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, अर्थशास्त्र जो है ये क्या है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र जो है ये क्या होता है, या अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, आपको इसका जो आंसर है बेटा, आपको लिखना है कि अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र जो है वो दुर्लभता की स्थिति में, अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन करता है। ये लिखेंगे आप सबसे पहला। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसके लिए आपको पहले 2 वर्ड समझने पड़ेंगे। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है जो है दुर्लभता। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि दुर्लभता का जो है क्या मतलब होता है। दुर्लभता भी कह सकते हो, या संसाधनों की दुर्लभता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दुर्लभता ही हर चीज़ की जननी है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि दुर्लभता ही है सारी की सारी फसाद की जड़। दुर्लभता या संसाधनों की दुर्लभता, इसका जो है क्या मतलब होता है, पहले हम इसको समझते हैं तो हमें अर्थशास्त्र का मतलब समझ में आएगा। संसाधनों की दुर्लभता का जो है क्या अर्थ होता है, पहले ये समझिए क्या अर्थ है। तो आप लिखेंगे इसके आंसर में कि जब संसाधनों की मांग ग्रेटर देन हो जाती है संसाधनों की पूर्ति से, जब संसाधनों की मांग ग्रेटर देन हो जाती है संसाधनों की पूर्ति से, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दुर्लभता की स्थिति। क्वेश्चन ये है, ये संसाधनों की मांग और संसाधनों की पूर्ति क्या होती है बेटा, हर वो चीज़ संसाधन होती है जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में काम आती है। अगर पूछ ले आपसे कि भाई संसाधन क्या होते हैं, हर वो वस्तु या सेवा संसाधन है जिससे हम अदर गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं, जैसे पैसा, मशीन, ह्यूमन, ये सब संसाधन है। तो दुर्लभता का क्या मतलब है, दुर्लभता का मतलब है जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, और ह्यूमन जो होता है, मानव जो होता है, उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, बहुत कुछ जो है वो चाहता है। जैसे मान लो मेरे 100 रुपये हैं, मैं चाहता हूँ भाई मैं जो है इसके अंदर मोमोज़ भी खा लूँ, मैं चाहता हूँ इसके अंदर जूस भी पी लूँ, मैं चाहता हूँ इसके अंदर बर्गर भी खा लूँ, मैं चाहता हूँ इसके अंदर समोसे भी खा लूँ, बहुत सारा खाने का मन करता है। मान लो मोमोज़ 30 रुपये के हैं, जूस 30 रुपये का है, बर्गर 40 रुपये का है, समोसा 10 रुपये का है। ठीक है, इस तरीके से हिसाब किताब है। तो बहुत कुछ खाने का मेरा मन कर रहा है। ये क्या है बेटा, ये है पैसे, और पैसे जो हैं सबसे बड़ा संसाधन होता है। ठीक है, तो अब जब मेरा मन ये भी कर रहा है, 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 बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन जब मैंने हिसाब किताब लगाया 30 + 30 + 40 + 10, तो बेटा बजट बैठ गया 110 रुपये। 30 और 30 60, 40 और 10, तो कितना बैठ गया बजट बैठ गया बेटा 110 रुपये। तो अब 110 रुपये बैठ गया और मेरे पास तो 100 रुपये ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला दुर्लभता क्या है, दुर्लभता का मतलब होता है कि भाई जब संसाधनों की जो मांग है जब वो ग्रेटर देन हो जाती है संसाधनों की पूर्ति से, तो दुर्लभता की स्थिति क्रिएट हुई है, जैसे यहाँ पे भी क्रिएट हुई। मैं चाहता हूँ मेरे पास 110 रुपये हों, लेकिन बेटा मेरे पास हैं कितने, पूर्ति कितनी है मेरे पास, केवल 100 रुपये की। मेरे पास 10 रुपये कम पड़ गए,
मेरे पास 10 रुपये क्या हो गए, 10 रुपये की कमी पड़ गई। अब इस कमी की वजह से मैं चारों चीज़ें नहीं खा पाऊँगा, मुझे एक चीज़ का त्याग करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मुझे एक चीज़ इसमें से छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास ये चारों चीज़ें नहीं आ सकती 100 रुपये में। तो उस चीज़ को कहते हैं चयन करना पड़ेगा। क्या कहते हैं उसको, चयन करना पड़ेगा। चयन, अब मतलब मान लो मैं समोसे छोड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चल मोमोज, जूस और बर्गर खा लूँगा, तो बेटा चयन क्यों करना पड़ा? जो मैंने चार ऑप्शन थे, 4 विकल्प थे मेरे पास, जूस, बर्गर, समोसे, मोमोज, उसमें से एक को छोड़ दिया, 3 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास दुर्लभता की स्थिति हो गई, मैं सारी चीज़ें नहीं कर सकता था। तो दुर्लभता की वजह से ही आपको चयन करना पड़ता है। ठीक है, आपको लिखना है, अगर वो आपसे पूछ ले बेटा, क्वेश्चन है अगला, ये दूसरा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है, अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई चयन जो है, चयन क्या होता है, या आर्थिक समस्या किसको कहते हैं, चयन या आर्थिक समस्या जो है वो क्या है, तो आप बोलेंगे इसके आंसर में कि भाई जो आर्थिक समस्या है ना, आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है। आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है, जो संसाधनों की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है। ये आप लिख देंगे भाई, आर्थिक समस्या या चयन एक ही चीज़ है, क्यों क्रिएट हुई भाई, मुझे यहाँ सिलेक्शन क्यों करना पड़ गया, मुझे दीपांशु आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं हाँ जी सर, क्वेश्चन था ना, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है सर? उपयोगिता 2 प्रकार की होती है, TU और MU। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। तो आर्थिक समस्या और चयन एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो आप क्यों क्रिएट हुई भाई, मुझे यहाँ पे 4 चीज़ों में से एक को क्यों छोड़ना पड़ गया, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे पास 110 रुपये हो, लेकिन मेरे पास 100 रुपये ही हैं, 10 रुपये की कमी पड़ गई। तो दुर्लभता का मतलब क्या होता है, कमी किसी भी चीज़ की, उसको कहते हैं दुर्लभता, स्कैरसिटी। तो आपको दुर्लभता और चयन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो आप अर्थशास्त्र को समझ पाएंगे। अर्थशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र इसी चीज़ का अध्ययन करता है कि अगर हमारे पास दुर्लभता की स्थिति है, मतलब अगर किसी भी चीज़ की स्कैरसिटी है, किसी भी चीज़ की कमी है, संसाधनों वगैरह की, तो उस दुर्लभता की स्थिति के अंदर हमको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्या सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, किसको रिजेक्ट करना चाहिए, किसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस चीज़ को हम जो कहते हैं बेटा, उस चीज़ को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसी चीज़ की स्टडी करता है कि अगर दुर्लभता की स्थिति है तो उस दुर्लभता की स्थिति में क्या सिलेक्ट करना बेनिफिशियल रहेगा, क्या सिलेक्ट करना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। इस चीज़ की जो स्टडी है वो अर्थशास्त्र करता है, उसको जो है अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि चयन क्या होता है या आर्थिक समस्या क्या है और यह क्यों उत्पन्न होती है, और यह क्यों उत्पन्न होती है, तो पहले तो अर्थ में तो ये लिख देंगे कि भाई ये इसके 3 कारण है बेटा। बेसिकली क्या क्या है, सबसे पहला जो इसका कारण है, जो ह्यूमन होता है, मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं, मानव की आवश्यकताएं जो होती हैं वो जो हैं असीमित होती हैं, सबसे पहली बात तो। दूसरा, जो संसाधन होते हैं ना वो सीमित होते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा, संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और जो संसाधन होते हैं उनके जो हैं संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। 3 रीज़न है जिसकी वजह से चयन या आर्थिक समस्या की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। वैकल्पिक प्रयोग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये ज़मीन है,
अब इस ज़मीन पे बेटा मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो बिल्डिंग बना दूँ, मैं चाहूँ तो स्कूल बनवा दूँ, मैं चाहूँ तो खेती कर लूँ, मैं चाहूँ तो पार्किंग बनवा दूँ, कुछ भी कर लूँ। वैकल्पिक ऑप्शन है मेरे पास, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये एक ही है मेरे पास, ये क्या है, ये संसाधन है बेटा। मैंने बोला हर वो चीज़ संसाधन होती है जो दूसरी वस्तु और सेवा को बनाने में काम आती है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे मानव की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता मैं लिख देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। मानव की जो आवश्यकता है, मानव की जो आवश्यकता है वो असीमित होती है। बंदा बहुत कुछ चाहता है, जैसे मैं हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बंगला हो, गाड़ी हो, और भैया मेरे 5-6 एयरपोर्ट हो, आईफोन हो, और बहुत कुछ चाहता हूँ मैं। तो ऐसे ही अजय भी बहुत कुछ चाहता है, अंतिमा भी बहुत कुछ चाहती है, मुस्कान के अपने अलग ही हैं, मुस्कान को कुत्ते चाहिए बहुत सारे। तो हर बंदा अलग चाहता है, हर बंदे की नीड, हर बंदे की वांट्स अलग अलग होती है। तो 3 क्वेश्चन सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे से, हाँ जी, हाँ जी, हमें जो सेट करवा रखा है क्वेश्चन, तो उसमें ऐसे लिखा है कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है, तो उसके अंदर यही है। नहीं बेटा, वो अभी हम अलग, वो अलग चीज़ है। केंद्रीय समस्या क्या होती है, अभी मैंने बेटा आर्थिक समस्या पढ़ाया है, अभी केंद्रीय समस्या नहीं पढ़ाया। अभी मैं आपको जब सारे क्वेश्चन बता दूंगा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप बस अभी क्वेश्चन समझिए, केंद्रीय समस्या जो है वो अलग है। तो अब हम पढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है, ये है अर्थव्यवस्था क्या है। कई बारी बेटा 1 नंबर में रिपीटेड क्वेश्चन है कि अर्थ, अभी हमने पढ़ा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो अर्थशास्त्र है बेटा। ये है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था, बिल्कुल ऐसा बताऊंगा, छोटा छोटा आप बहुत इजीली लर्न कर लेंगे। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। जीविका का मतलब क्या होता है, जीविका का मतलब होता है रोजी रोटी। ठीक है, जीविका का मतलब क्या होता है, रोजी रोटी, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका, रोजी रोटी प्रदान करती है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये कोई बंदा नहीं है, ये कोई बंदी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके का एक प्रोसेस होता है। प्रणाली का मतलब एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिससे लोगों को काम धंधा मिलता है। और जब लोगों को काम धंधा मिलता है तो बेटा इनकम अर्न होती है, और जब इनकम अर्न होती है तो फिर पैसे आते हैं, पैसे आते हैं तो फिर हम डिमांड करते हैं और अपनी जो बेसिक नीड्स होती है उसको फुलफिल करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेटर से बेटर करते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये आप जो है बेटा बहुत ही अच्छे से जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, दुर्लभता, चयन, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है एग्ज़ाम में, कई बारी जो हैं वो पूछे जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको कहते हैं अवसर लागत, या इसको जो है वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। अवसर लागत या वैकल्पिक लागत क्या होती है, बहुत बारी एग्ज़ाम में आता है, उदाहरण सहित समझाइए, ऐसे भी आ जाता है, उदाहरण सहित बताओ ये क्या होता है। तो आपको लिखना है इसके आंसर में कि भाई मत लिख देना, आपको लिखना है कि किसी गतिविधि की अवसर लागत, किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है, मूल्य के बराबर होती है। ये बेटा आप लिखेंगे इसके अंदर। अब इसका क्या मतलब होता है बेटा, अवसर लागत का नाम ही वैकल्पिक लागत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसने बोला भाई उदाहरण सहित बता। तो आप लिखेंगे, जैसे मान लो बेटा मैं हूँ, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ,
तो मेरे पास दो विकल्प हैं, या तो मैं स्कूल में पढ़ा लूँ, ठीक है, या मैं कोचिंग खोल लूँ। मेरे पास दो विकल्प हैं। अगर मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मुझे 15,000 रुपये मिलेंगे सैलरी। अगर कोचिंग खोलता हूँ तो मेरे को जो है मान लो 12,000 रुपये मिलेंगे। तो मेरे पास दो विकल्प है, मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है बेटा मेरे को स्कूल में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं स्कूल ही सिलेक्ट करूँगा, लालची नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो जो मेरा इंटरेस्ट है, मैंने सोचा यार स्कूल में तो यार जॉब पे जाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, छुट्टी भी नहीं मिलेगी, मेरी मौज ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा मैं स्कूल नहीं, मैं तो कोचिंग करूँगा, जब मन करे पढ़ाओ, जब मन करे छुट्टी कर दो। तो मैंने स्कूल को छोड़ दिया, कोचिंग को सिलेक्ट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास दो विकल्प हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोचिंग की जो अवसर लागत है वो क्या है? दूसरा विकल्प क्या था? अवसर लागत क्या होती है बेटा? कि जो दो विकल्प है हमारे पास उसमें से एक सिलेक्ट हो जाएगा, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सिलेक्ट हो जाएगा और दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो रिजेक्ट हो जाता है उसकी वैल्यू, तो कोचिंग की अवसर लागत क्या है? जितनी मुझे स्कूल में सैलरी मिल सकती थी, स्कूल की सैलरी वो कितनी है बेटा? वो है 15,000 रुपये। तो ये है बेटा अवसर लागत। अब आप क्या होगे जी, अगर मान लो 3 विकल्प होते तो 3 वाला भी समझिए। एक और उदाहरण, मान लो एक किसान है, ठीक है जी, एक किसान है, उसके पास 10,000 रुपये हैं और ये उसकी भूमि है। उसके पास ऑप्शन है या तो वो गेहूँ उगा दे, या वो चावल, या चना, या बाजरा, कई सारे ऑप्शन है उसके पास, 4 ऑप्शन है उसके पास। 10,000 रुपये हैं, अब वो किसी के भी बीज वगैरह ला सकता है। अगर गेहूं में लगाएगा तो 12,000 की प्रोडक्शन होगी, चावल में लगाएगा तो 13,000 की होगी, चने में लगाएगा तो 14,000 की टोटल प्रोडक्शन होगी, बाजरे में होगी 15,000 की। तो 10,000 रुपये हैं उसके पास, वो उसका जो मन चाहे वो कर सकता है। तो उनने क्या, भाई मैं तो बाजरा उगाऊंगा अपनी इस पे ज़मीन पे, बाजरा करूँगा क्योंकि बाजरा सबसे बढ़िया दिख रहा है, अभी तो 15,000 का उत्पादन करके देगा। तो उसके पास 4 विकल्प थे, 4 में से बाजरा उसने सिलेक्ट कर दिया, गेहूं, चावल, चना तीनों को रिजेक्ट कर दिया। अब ऊपर वाले में तो 2 ही विकल्प थे, एक को सिलेक्ट कर लिया तो दूसरा अवसर लागत है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो 3 को त्यागा उसने, गेहूं है, चावल है, चना है, तो क्या है यहाँ पे अवसर लागत? उसने बोला कि भाई किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। तो इसका क्या मीनिंग है बेटा? सर्वोत्तम विकल्प का क्या मतलब होता है कि इन तीनों में से जो बेस्ट है, जो सर्वोत्तम है, तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है बेटा? वो है चना। चने की प्रोडक्शन जो है वो 14,000 रुपये। तो बाजरे को उत्पादन करने की, हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाजरे को उत्पादन करने की जो अवसर लागत है ना, बाजरे को उत्पादन करने की जो अवसर लागत है वो क्या है? वो है चने का मूल्य, जो कि कितना है, या चने का उत्पादन मूल्य जो कि है बेटा 14,000 रुपये। तो ये होती है अवसर लागत, वैकल्पिक लागत। उदाहरण की सहायता से मैंने आपको बता दिया। ये कई बारी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या दिक्कत है, किस चीज़ को कहते हैं। अच्छा, तो अभी मैंने जो है ऊपर बताया कि अर्थशास्त्र क्या होता है, ये मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र क्या होता है। तो ये पूछता है बेटा, इसको अर्थशास्त्र के प्रकार कहते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कंपलसरी है, आता ही आता है। व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर होता है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। देखिए क्या होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और क्या होती है समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्यष्टि के बारे में और यहाँ पे हम पढ़ेंगे समष्टि के बारे में। सबसे पहले आप लिखेंगे अर्थ। अर्थ में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि यह है आर्थिक सिद्धांत की, जो मैं लिख रहा हूँ ये शीट भेज दूंगा, डिट्टो आपको यही आंसर लर्न कर लेने हैं और कुछ किसी भी बुक से आपको कुछ लर्न नहीं करना। आसान आसान लिखवा रहा हूँ, एक एक लाइन के, बहुत ही आराम से आपको लर्न हो जाएंगे। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं शीट भेज दूंगा।
ये आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है, यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें लिख देंगे, ठीक है जी। इसमें क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि पहले पॉइंट में ये लिख देंगे बेटा, दूसरे में लिखेंगे उदाहरण। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ व्यक्तिगत इकाई, तो व्यक्तिगत इकाई किसको कहते हैं? व्यक्तिगत इकाई का मतलब होता है, यहाँ पे बात चलती है, एक व्यक्तिगत इकाई का मतलब होता है एक उपभोक्ता क्या चाहता है, ठीक है, एक उत्पादक क्या चाहता है, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक इंडिविजुअल बंदे के ऊपर बात चलती है बेटा यहाँ पे। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है, यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बेटा पूरी की पूरी इकोनॉमी का एक यूनिट में मतलब एक बुक में, ठीक है। एक इकाई का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे भी देखो कहीं लिखा हुआ है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई, तो एक इकाई में कंफ्यूज मत हो जाना। एक इकाई का मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी का एक बुक के अंदर हम स्टडी करेंगे जिसका नाम है समष्टि। जैसे कि यहाँ पे आप लिख देंगे बेटा इसके उदाहरण, लाइक यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए बेटा समग्र मांग लिख दीजिए, पूरे देश की मांग, समग्र पूर्ति लिख दीजिए, पूरी अर्थव्यवस्था की पूर्ति, ठीक है। राष्ट्रीय आय लिख दीजिए, नेशनल इनकम, जो भी आपके चैप्टरों के नाम है ये सब लिख दीजिए। और क्या लिखेंगे आप यहाँ? और आप लिखेंगे यहाँ पे कि इसको कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कीमत सिद्धांत, इसको कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम जैसे हमारे घर में होते हैं कल्लू मल्लू, ऐसे इनके भी हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको आय और रोजगार का निर्धारण, आय और रोजगार का निर्धारण, आय और रोजगार का निर्धारण के नाम से जाना जाता है, ये लिख देंगे। और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे कि यह इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर है। यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ ऐसी कोई मान्यता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर है। इसका मतलब ये होता है कि वो सभी बंदे जो काम करना चाहते हैं, प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, उनको काम मिल चुका है। कोई भी बंदा खाली नहीं है, कोई भी बंदा वेला नहीं है, सबको काम मिला हुआ है। उस चीज़ को हम कहते हैं बेटा पूर्ण रोजगार, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप लिखेंगे इसका उद्देश्य संसाधनों का आवंटन है। और यहाँ पे लिखेंगे कि इसका उद्देश्य संसाधनों का
पूर्ण रोजगार व विकास करना है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको इफ़ेक्टिव तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सके, फुल्ली यूटिलाइज़ कर सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, ये इसका वो है। 5 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 5 काफ़ी है बेटा, इससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना आप लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं आपकी बुक में लिखे हुए हों जो आपको अच्छे लगे, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत आसान आसान जो है यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, समष्टि में एक अवंते पर आधारित क्या लिखा है बेटा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या लिख दिया, एक आवंतन क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला आपकी बुक में और भी लिखे हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं अंदर, लेकिन मैंने तो इजी इजी लिख दिया। आपको ये लर्न करना, ये भी कर सकते हैं। कोई दूसरा लर्न है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली जो है बात नहीं है बेटा। ये हो गया बेटा आपका छठा क्वेश्चन। अब आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ये बेटा फिक्स क्वेश्चन है, कंपलसरी एग्जाम में आएगा ही आएगा, घर से ही लिख के ले जाना चाहे। इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था की, कंपलसरी है बेटा ये क्वेश्चन 3 नंबर का, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताओ क्या होती हैं। देखिए बेटा, इसका मीनिंग भी पूछ सकता है कि जैसे इसका मीनिंग भी पूछ सकता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए, इसके प्रकार बताइए। तो देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखो जैसे ऊपर एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि भाई 100 रुपये थे, बहुत कुछ चाहता था, लेकिन चाहता बहुत कुछ था लेकिन 100 रुपये ही थे, तो एक चीज़ छोड़नी पड़ गई, संसाधनों की दुर्लभता की वजह से मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एक इंडिविजुअल को। तो जैसे एक इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो बेटा एक अर्थव्यवस्था को भी आप लिखेंगे इसके अर्थ में कि संसाधनों की दुर्लभता का या संसाधनों की दुर्लभता की वजह से अर्थव्यवस्था को जिस समस्या से जूझना पड़ता है, या ये भी लिख सकते हो जूझना मतलब फेस करना, संसाधनों की दुर्लभता की वजह से अर्थव्यवस्था को जिस समस्या से गुजरना लिख लो, चलो जूझना कहीं सोलो, झुंझुना ना लिख देना तुम, ठीक है, गुजरना लिख दो। जिस समस्या से गुजरना पड़ता है उसे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहते हैं, ये लिख देंगे बेटा आप। और रही बात इसके प्रकार की, तो बेटा ये 3 तरीके का होता है। क्या होता है? पहला जो होता है वो होता है क्या उत्पादन करें। दूसरा जो होता है कैसे उत्पादन करें। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, ऐसे भी लिखा हो सकता है क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, एक ही चीज़ है बेटा ये। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, और तीसरा जो है वो है किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो ये क्या होती है, इसको कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, इसको कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, और इसको कहते हैं वोम टू प्रोड्यूस, क्या, कैसे, किसके लिए। तो ये सब क्या है बेटा, इंडिविजुअली ज़रा हम इस पे पढ़ते हैं कि क्या उत्पादन करें, कैसे करें, किसके लिए, ये सब क्या होता है।
इनको ध्यान से समझेंगे, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको प्रॉपर लिखना क्या है वो आपको मैंने नोट्स भेज रखे हैं, वहाँ से आप इसको लिखेंगे। लेकिन एक एक चीज़ को पहले ज़रा समझेंगे, क्या कैसे किसके लिए उत्पादन करें, यहाँ पे आपको जो है क्या लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं तीनों समझा रहा हूँ, लिखना क्या है प्रॉपर, नोट्स मैंने भेज रखे हैं उसमें से देखना, क्योंकि 3 नंबर में इसमें ज़्यादा लिखना है बेटा प्रॉपर अच्छे तरीके से। क्या उत्पादन करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई वस्तुएं जो है ना, वस्तुएं होती हैं कई तरीके की। जैसे कि एक होती है उपभोक्ता वस्तु और एक होती है पूंजीगत वस्तु, ठीक है। और भी कई तरीके की होती है, फिलहाल ऐसे समझिए। एक होती है उपभोक्ता वस्तु और एक होती है पूंजीगत वस्तु, ठीक है। तो हमारे पास बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर संसाधन सीमित होते हैं। आपको अगर उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, अगर आपको ये दोनों ज़्यादा चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता जी। अगर उपभोक्ता चाहिए तो पूंजीगत का त्याग करना पड़ेगा, अगर पूंजीगत ज़्यादा चाहिए तो उपभोक्ता का त्याग करना पड़ेगा। उपभोक्ता वस्तुओं का मतलब, आपको अगर दोनों ज़्यादा चाहिए, आप ये सोच रहे हो कि उपभोक्ता वस्तु भी ज़्यादा मिल जाए और पूंजीगत वस्तु भी ज़्यादा मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, कितनी उपभोक्ता वस्तु बनाएं और कितनी पूंजीगत वस्तु बनाएं। इसी समस्या को, जैसे मान लो मेरे पास दो वस्तु है, एक है ब्रेड एक है मक्खन। आप लिख सकते हो ये कि अगर एक समय पे ब्रेड और मक्खन दोनों वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं हो सकता। अगर ब्रेड ज़्यादा चाहिए तो मक्खन का त्याग करना पड़ेगा, और अगर मक्खन ज़्यादा चाहिए तो ब्रेड का त्याग करना पड़ेगा। आप चाहो तो ये वाला उदाहरण भी लिख सकते हो, अगर लिख के आना चाहते हो। तो भाई सॉल्यूशन क्या है इसका, वो अभी हम आगे बात करते हैं। तो इसमें आप ये लिखना है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करने की समस्या है। जैसे कि ज़्यादा उपभोक्ता वस्तु बनाएं या पूंजीगत बनाएं। अगर ज़्यादा उपभोक्ता चाहिए तो पूंजीगत का त्याग करना पड़ेगा, पूंजीगत ज़्यादा चाहिए तो उपभोक्ता का त्याग करना पड़ेगा। इसको कहते हैं क्या उत्पादन करें। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। तो बेटा प्रोडक्शन के लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं, कैसे उत्पादन करें। तो कैसे उत्पादन करें में दो तरीके की तकनीक होती है। एक होती है, ये लिखना है इसके अंदर आपको, श्रम प्रदान। ये तो पूरा ऐसे लिख सकते हो कि भाई दो तरीके की तकनीक होती है, एक होता है श्रम प्रदान और एक होती है पूंजी प्रदान। जो श्रम प्रदान का मतलब होता है लेबर का यूज़ करना, श्रमिक का यूज़ करना, ठीक है। और पूंजी प्रदान का मतलब होता है मशीन का यूज़ करना। तो ये प्रॉब्लम है कि मशीन लगाऊं या बंदा लगाऊं, क्या लगाऊं। तो ये भी इसके अंदर सिर्फ इतना लिखना है, हल नहीं लिखना। हल अभी नहीं बताया मैंने आपको, हल अभी आगे बताता हूँ। सिर्फ ये लिखना है कि कैसे उत्पादन करें की समस्या का मतलब है कि उत्पादन की जो तकनीक होती है वो दो प्रकार की होती है, श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान। श्रम प्रदान में श्रमिकों का यूज़ किया जाता है, ह्यूमन पावर का यूज़ किया जाता है, और पूंजी प्रदान में मशीनों का यूज़ किया जाता है। इसको कैसे उत्पादन करें की समस्या कहते हैं। तीसरा जो है वो है किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। तो ये किसके लिए उत्पादन करे का क्या मतलब होता है बेटा, किसके लिए उत्पादन करे का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमीरों के लिए उत्पादन करें या गरीबों के लिए उत्पादन करें। इसके नाम से तो यही लग रहा है कि भाई किसके लिए बनाऊं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमीर के लिए बनाऊं या गरीब के लिए बनाऊं, ठीक है। ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका जो मतलब है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो इसका जो मतलब होता है, इसका मैं मतलब लिख देता हूँ क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए कि यह राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या है। यह राष्ट्रीय आय की वितरण की समस्या है। इसका संबंध यह ज्ञात करना होता है कि
किए गए उत्पादन को किस प्रकार उत्पादन में योग देने वाले संसाधनों में बांटा जाए। ये आप लिख देंगे बेटा इसके अंदर। अब इसको समझिए ये चीज़ क्या है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी जो राष्ट्रीय आय आई है, जो इनकम आई है, ये ऊपर जो कह रहा है, इसका मतलब है कि काम के अकॉर्डिंगली बांटा जाए, कि जिसने जितना काम किया है उसको उतने पैसे दे दीजिए। एक होता है काम के अकॉर्डिंगली, इससे किसको फ़ायदा होगा? इससे गरीबों को फ़ायदा होगा, ठीक है। या जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है, ज़्यादा पैसे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो इससे किसको फ़ायदा होगा? इससे अमीरों को फ़ायदा होगा, है ना। तो एक होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्यात्मक वितरण। दो तरीके के वितरण होते हैं। एक होता है कार्यात्मक, जिसने जैसा काम किया है उसको उसके हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। कार्यात्मक वितरण जो है वो किया जाना चाहिए, या व्यक्तिगत वितरण करना चाहिए। व्यक्तिगत वितरण का मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा उसको ज़्यादा इनकम, जिसके पास कम पैसा उसको कम इनकम, ये इसका मतलब होता है। ये आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार, क्या, कैसे, किसके लिए, तीनों प्रॉपर अच्छे से लिखने हैं। क्या लिखना है नोट्स में मैंने आपको दे दिया, उसमें से आप कर लीजिएगा, और तीनों समझा दिए क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, अभी मैंने इसका हल नहीं बताया बेटा, मैंने तो बस बताया होता क्या है, लेकिन सॉल्यूशन तो नहीं बताया मैंने कि उपभोक्ता बनाऊं या पूंजीगत बनाऊं, श्रम प्रदान अपनाऊं या पूंजी प्रदान अपनाऊं, ये नहीं बताया मैंने आपको। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे लिखना है बेटा। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये अगला क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? जैसे अर्थशास्त्र के होते हैं ना, अर्थशास्त्र के कितने होते हैं? अर्थशास्त्र के 2, समष्टि और व्यष्टि। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था के भी होते हैं बेटा। अर्थव्यवस्था के कई सारे प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था कई तरीके की होती है। मेन अगर हम बात करें तो जो अर्थव्यवस्था है, पहली जो होती है इसको कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। इसको जो है बेटा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरी जो होती है इसको कहते हैं समाजवाद। इसको जो है, इसका भी दूसरा नाम है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। बड़ा खतरनाक नाम है इसका, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। और तीसरी जो होती है इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनका सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए पहले आपको बेटा ये समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था क्या होती है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को काम धंधा मिलेगा। तो बाजार अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? आप बोलेंगे बाजार अर्थव्यवस्था वो होती है जिसके अंदर केवल निजी क्षेत्र होता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो बेटा लाभ कमाना होता है, ठीक है। इस अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार की जो है कोई भी भूमिका नहीं होती है, ठीक है। और निजी क्षेत्र का रोल होता है। निजी क्षेत्र की जो है यहाँ पे भूमिका होती है, उद्देश्य लाभ कमाना होता है, सरकार की भूमिका नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि बेसिकली जो वस्तुएं हैं ना वो अमीरों के लिए बनती हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। समाजवाद की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि यहाँ पे जो है सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र, सरकार की भूमिका होती है यहाँ पे। जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं,
उद्देश्य जो है समाज का कल्याण करना होता है, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, इसको कहते हैं। यहाँ पे बेटा सरकार की भूमिका होती है पूरी की पूरी, क्योंकि यहाँ पे केवल सरकारी क्षेत्र ही होता है, प्राइवेट वाला बंदा नहीं होता। सरकार बेटा गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए यहाँ पे जो है वस्तुएं बनती है, ये आप लिख सकते हैं। मिश्रित में क्या लिखेंगे? मिश्रित में आप लिखेंगे कि भाई निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, उसका नाम ही है मिश्रित। उद्देश्य लाभ भी कमाना है और समाज का कल्याण भी करना है, दोनों चीज़ें करनी है, समाज का कल्याण भी। निजी वाला लाभ कमाएगा, सरकारी वाला समाज का कल्याण करेगा। सरकार की भूमिका होती भी है और बाजार तंत्र भी काम करता है, दोनों लिख देंगे। और चौथा, अमीर और गरीब दोनों के लिए बनती है वस्तुएं, ये दोनों का मिक्सचर है ना, उसका नाम है मिश्रित। तो एक नंबर कोई सी भी अर्थव्यवस्था का मीनिंग पूछ सकता है बेटा, बाजार, समाजवादी, मिश्रित, किसी में डिफरेंस भी आ जाता है। पूंजीवाद और समाजवाद में अंतर बताइए, या बेटा इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। पूंजीवाद को ही बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, समाजवाद को ही केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहते हैं, और मिश्रित का कोई नाम नहीं है, मिश्रित मिश्रित ही है। तो किसी में भी डिफरेंस आ सकता है, किसी का भी मीनिंग आ सकता है। रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। अच्छा, तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो है कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है? कैसे होता है? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैंने अभी आपको अर्थव्यवस्था के टाइप बताए, बाजार, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित। तो उसने बोला है केंद्रीय समस्याओं का समाधान क्या होता है। केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं? क्या, कैसे, किसके लिए? तो मैंने अब इसी पे प्रॉब्लम बताई थी, इसका सॉल्यूशन तो नहीं बताया मैंने आपको कि भाई ज़्यादा पूंजीगत बनानी है, क्या करना है। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए कि पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवाद, वो इस चीज़ का डिसीजन कैसे लेती है कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ये इसका डिसीजन कैसे लेती है। हर अर्थव्यवस्था का बेटा अपना अलग वो होता है डिसीजन। पहले हम बात करते हैं पूंजीवाद की। पूंजीवाद ये केंद्रीय समस्या है बेटा, क्या, कैसे, किसके लिए। तो पूंजीवाद क्या उत्पादन करे? पूंजीवाद उस वस्तु को उत्पादन करती है जिसकी मांग ज़्यादा होती है और पूर्ति कम होती है बेटा। कैसे उत्पादन करे? आप लिखेंगे जिससे उत्पादन की जो लागत है वो कम आए। अब वो बेटा श्रम प्रदान भी हो सकती है, वो पूंजी प्रदान भी हो सकती है, कोई भी मेथड हो सकता है, किसी से भी कर सकती है। किसके लिए करे? ये तो बेटा हम पढ़ ही चुके हैं, ये अमीर के लिए करती है। तो ये इस अर्थव्यवस्था का सॉल्यूशन है। समाजवाद की अगर हम बात करें, समाजवाद के अंदर क्या है बेटा? क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, ये कैसे लेगी ये डिसीजन, क्या, कैसे और किसके लिए। तो इसका देखिए, ये बेटा क्या उत्पादन करे, ये जो है ये मांग पूर्ति को नहीं देखती, समाज के लिए जो जरूरी है वो बनाती है बेटा। कैसे करे? ये बेटा श्रम प्रदान को ही अपनाएगी, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि श्रम प्रदान का मतलब है लेबर को हायर करना, मशीनों को नहीं। तो बेटा यहाँ पे लोगों का कल्याण करना जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो लोगों को जब काम धंधा मिलेगा तो ही लोगों का कल्याण होगा। और किसके लिए करे? ये बेटा गरीबों के लिए करती है। तो पूंजीवाद और समाजवाद में क्या है, ये आ सकता है बेटा। और तीसरा है मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार क्या करती है? पूरी अर्थव्यवस्था को दो में बांट देती है, क्षेत्र को। एक में बेटा निजी क्षेत्र काम करता है, एक में सरकारी क्षेत्र काम करता है कि भाई ये सेक्टर तेरे, ये सेक्टर मेरे। जैसे अभी सरकार ने कर रखा है कि भाई रेलवे सेक्टर मेरा है, इधर तो मैं रहूँगी, यहाँ पे मैं सर्विस दूंगी, बाकी प्राइवेट वाले अलग हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ निजी क्षेत्र के लिए, कुछ इंडस्ट्री सरकार के लिए। तो निजी वाला कैसे काम करता है? निजी वाला बेटा पूंजीवाद के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं। सरकारी वाला कैसे करता है? जो समाजवाद में डिसीजन लिए जाते हैं।
तो ये इन दोनों का डिसीजन है जो हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा है। सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होते हैं, तो यहाँ पे डिसीजन जो ऊपर हमने दोनों पढ़े हैं दोनों के मिल बांट के लिए जाते हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है बेटा भारत की और पाकिस्तान की, हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सरकारी क्षेत्र भी है, निजी क्षेत्र भी है, अमीरों के लिए गरीबों के लिए दोनों तरफ जो है सबका जो है बेटा ध्यान रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन है नोवा, ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि भाई ये भी बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आता है। इसको कहते हैं कि सकारात्मक, इसको बेटा वास्तविक भी कहते हैं, ठीक है, तथा आदर्शात्मक, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। ये क्वेश्चन है बेटा, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रॉपर क्या लिखना है आपको वो मैंने नोट्स में भेज रखा है। पहले ज़रा कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है बेटा ये। सकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक को ही वास्तविक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और आदर्शात्मक क्या होता है, ठीक है। सकारात्मक और आदर्शात्मक, ठीक है। देखो बहुत ही ईजी है बेटा ये, सकारात्मक और आदर्शात्मक। तो देखो अगर मैं तुम्हें मज़े में पढ़ाऊँ तो अगर मज़े की बात करूँ, ठीक है, देखो ये जो है ना ये बात करता है, इसका जो मोटिव होता है ये है, ये बात करता है क्या है, ये किस चीज़ के ऊपर बात करता है, ये किस मुद्दे के ऊपर बात करता है, क्या है। और ये किस मुद्दे के ऊपर बात करता है? ये मुद्दे के ऊपर बात करता है कि क्या होना चाहिए, ये इस चीज़ के ऊपर बात करता है। ये बात करता है क्या है और ये बात करता है कि क्या होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं उदाहरण 1 की। उदाहरण 1 में जैसे हम बोलेंगे कि इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की जो जनसंख्या है वो क्या है? ओवर पॉपुलेटेड है, अधिक्य है। भारत की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक्य है। ये क्या है? दूसरे नंबर पे रहे हैं बेटा हम, ठीक है। तो ये बात करता है अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्दे चल रहे हैं अभी क्या है उसको कहते हैं क्या है। इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड, तो अभी की सिचुएशन है भाई, ठीक है। अच्छा ये भी कह सकते हो बेटा कि ये भी कह सकते हो भारत में अभी कोविड के 2 लाख मरीज हैं। अभी की सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बस ये बताता है कि अभी अर्थव्यवस्था में मुद्दा क्या चल रहा है। अभी अर्थव्यवस्था में मुद्दा चल रहा है कोविड के 2 लाख मरीज हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लिया। अब तो 2 लाख नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। तो अब जो है 2 लाख मरीज हैं, लेकिन ये सिर्फ ये मुद्दा बताता है ये बस कि भाई ये सिचुएशन चल रही है, अभी सॉल्यूशन नहीं बताता, हल नहीं बताता उसका। आदर्शात्मक क्या करता है, क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि भारत में अभी कोविड के 2 लाख मरीज हैं, तो होना क्या चाहिए? एक भी मरीज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मरीज नहीं होने चाहिए भाई, इसकी दवाई लाओ, मरीज नहीं होने चाहिए, है ना। ये इसकी बात करेगा भाई, ये मैंने बोला ये यहाँ बात होती है क्या होना चाहिए भाई। मरीज है तो उनको ख़त्म करो, उनको सही करो। ख़त्म करो मतलब जान से नहीं ख़त्म करो, ख़त्म करो मतलब उनका इलाज करो, सही करो, वैक्सीन लगवाओ उनके, कुछ भी करो, जो भी ज़रूरत है उनको सही करो। 2 लाख नहीं होने चाहिए।
इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, भारत की जनसंख्या अधिक है, तो क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए बेटा यहाँ पे। तो जो सकारात्मक होता है वो बात करता है क्या है, वो सिर्फ अर्थव्यवस्था का मुद्दा बताता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा बताता है बेटा ये, लेकिन उसका हल नहीं बताता कि हल क्या है। हल कौन बताता है, आदर्शात्मक। आदर्शात्मक जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आदर्शात्मक जो है ना क्या बताता है, मुद्दे का हल क्या है, जो ये तो प्रॉब्लम बताता है। सकारात्मक जो है ये केवल बेटा समस्या बताता है, केवल समस्या कि जी अर्थव्यवस्था के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये समस्या चल रही है, लेकिन इसका हल क्या है, हल जो है, जो सॉल्यूशन है, हल जो है, जो सॉल्यूशन है वो कौन बताएगा, वो जो है बेटा आदर्शात्मक जो है, आदर्शात्मक जो है वो बताता है हल, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है, ठीक है। और अगर ये मुद्दे याद नहीं हो रहे तो एक ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे लड़के आपस में बात करते हैं कि ये जो लड़की है, ये जो लड़की है, ये जो है मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो ये क्या है, ये अभी है, ये करंट की सिचुएशन है, गर्लफ्रेंड है, यहाँ लिख देता हूँ, ये जो लड़की है, ये जो लड़की है, ठीक है, खतरनाक बन गई ये तो, अब ठीक है, ये गर्लफ्रेंड है, ये तेरी भाभी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो कैसे होगी, वो सॉल्यूशन जो है आदर्शात्मक बताएगा। तो सकारात्मक जो है केवल मुद्दा बता देगा भाई कि भाई ये है जी, लेकिन आदर्शात्मक जो मुद्दा है उसको हल क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है वो बताता है आदर्शात्मक। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, क्या लिखना है प्रॉपर इसमें, आपको यही लिखना है, वैसे तो ये मत लिख के आ जाना कि ये गर्लफ्रेंड है और वो होनी चाहिए, कहीं ये लिख के आ जाओ, ये दोनों उदाहरण आप लिख सकते हो, ठीक है। और आप ये लिखेंगे कि भाई सकारात्मक जो है क्या है, जैसे मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, ये लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे सकारात्मक में जो है क्या है, जैसे मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है, ये लिखेंगे आप और उदाहरण लिख देंगे। अच्छा बेटा, ये 10 क्वेश्चन सबसे पहले आपको प्रिपेयर कर लेने हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। 10 ही पढ़ते हैं आज हम, उसके बाद 2 क्वेश्चन और रह गए हैं बेटा, अभी 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी आपको बच्चे भी 2-3 गायब हो गए हैं, अभी आपको बेटा ये 10 क्वेश्चन घोल कर पी जाने हैं, फाड़ कर ले जाने हैं, क्योंकि इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ दोनों बुकों का, अगर आपने उतना पढ़ लिया जितना सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बस सिर्फ उतना पढ़ लिया और अच्छे से लर्न कर लिया, आप बेटा बहुत ही ईजिली 90% मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ही अच्छे से जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो लर्न है। पहला था अर्थशास्त्र, दूसरा है दुर्लभता, तीसरा है आर्थिक समस्या और ये क्यों उत्पन्न होती है, चौथा है अर्थव्यवस्था, 5वां है अवसर लागत क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए, व्यष्टि और समष्टि में अंतर, केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, फिक्स क्वेश्चन है बेटा, फिक्स, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, नोट्स नहीं है, ग्रुप में पढ़े हुए हैं उसमें से ले लीजिएगा, नहीं है तो मैं भेज दूंगा, बता दिया मैंने तीनों क्या होती हैं, लेकिन लिखना क्या है प्रॉपर अच्छे से 3 नंबर मिल सकें वो देख लीजिएगा, किसके लिए उत्पादन करें, और अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, हर अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याएं जो है क्या कैसे किसके लिए, उसका सोल्यूशन कैसे करती हैं, और सकारात्मक और आदर्शात्मक क्या होता है, ये हमने आज पढ़ा है। अभी बेटा इसमें 2 मुद्दे और रह गए हैं। पहले मुद्दे का जो नाम है वो है उत्पादन संभावना वक्र, ये क्या होता है, फिक्स क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, और बड़ा भी टॉपिक है, तो वह अगली कक्षा में हो जाएगा। और एक चीज़ और है, सीमांत अवसर लागत जो है ये क्या होती है, तब जाके आपका ये चैप्टर पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा, इसमें से आपके कोई भी मार्क्स जो है वो नहीं जाने के हैं। अंतिमा सर जी क्वेश्चन मिल गया। हाँ बेटा, उत्पादन संभावना रह गया ना। यस सर, और सर एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि बाजार अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय, इसमें वही लिख सकते हैं पूंजीवाद वाली। अभी तो बताया मैंने, ये तो रहा,
ये रहा ना बाजार अर्थव्यवस्था। आप लिखेंगे ये कैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी क्षेत्र की भूमिका होती है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इस अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार की कोई भूमिका नहीं होती और यहाँ पे जो वस्तुएं हैं वो अमीरों के लिए बनती हैं, बस अमीरों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सर जी एक क्वेश्चन ये है कि सीमितता का क्या अर्थ है? इसका मतलब ये होगा ना कि संसाधनों की दुर्लभता को ही सीमितता कहते हैं, ठीक है। सीमितता का मतलब होता है, क्या लिखा हुआ है इसने यहाँ पे, क्या एक होता है बेटा सीमितता, लिखा क्या है इसने यहाँ पे, मितव्यता भी सर जी ये लिखा है हाँ बताओ क्या लिखा हुआ है। सीमितता नहीं, अर्थ में लिखा हुआ क्या है, सीमितता तो लिखा है, इस अर्थ तो लिखा हुआ है है। कि साधनों की जो कुल पूर्ति है वो उनकी कुल मांग से कम है। हाँ तो बेटा दुर्लभता को ही सीमितता कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ गया वो दुर्लभता, संसाधनों की दुर्लभता या जी वो सेकंड क्वेश्चन। या इसको जो है सीमितता ये भी कह सकते हो, ठीक है। सीमितता दुर्लभता ये सब एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। सर जी फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। और जो है अभी नहीं हुआ बेटा, इसमें 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उत्पादन संभावना और सीमांत अवसर लागत वगैरह क्या होती है। ये अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बड़े भी हैं ये थोड़े। अंतिमा कुछ बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है, ये बताइए। आ रही है बेटा। इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अगर आपको अपना कल्याण करना है तो, ठीक है। सर हाँ जी सर बस अब यही क्वेश्चन करेंगे बाकी और बताओ क्या करूं। मुन्नी बदनाम शीला की जवानी, बाकी सब कुछ छोड़ दो सर। हाँ बाकी सबको बाकी सब बेटा कुछ बचेगा ही नहीं ना। हाँ जब मैं इसमें आपको इतना पढ़ा दूंगा तो कुछ बचेगा नहीं इसके अंदर। सर मतलब किताब को भूल जाओ। हाँ ये क्या, किताब को भूल जाओ। मैं आपको जो शीट्स भेजूंगा अब, ये सारी की सारी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस उसको कर लीजिएगा। और अगर बस यही क्योंकि स्कूल में तो मैम पूरा लेसन याद करना देते थे। नहीं वो छोड़ो लेसन। लेकिन मैंने बेटा जो क्वेश्चन ये बोले हैं कि ये नोट्स में से पढ़ना, तो वो नोट्स में से पढ़ने हैं। जैसे वो के क्या कैसे किसके लिए, तो वो आपको नोट्स में से क्या लिखना है उसमें अच्छे तरीके से, तो वो तो आपको वहीं से ही, जैसे ये 3 में क्या लिखना है, ठीक है ना। सर हमारी रोज ऐसे ही क्लास ले लो। रोज़ तो बेटा 8 बजे भी समष्टि नहीं पढ़ोगे, MWF में तो समष्टि हो रही है ना। तो सर टाइम चेंज कर लो।